मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और काफी कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और काफी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और काफी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उगाया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है।
चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली कवि के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है। बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं, हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कवि, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली कवि बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी न मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को, वो शाम तक बादलों को ले आएंगी। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जितनी दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला हमें उतनी ही शक्ति देगा। दूसरों की मदद कर। सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी तेज बारिश में कव्वा और कवि अपने घर पे बैठे कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। बादल जी, ऐसी तेज बारिश में मेरा तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मन कर रहा है। बिजली, मेरा तो खिचड़ी खाने को मन कर रहा है। परंतु बादल जी, घर में ना चावल है, ना दाल और ना ही मिर्ची। बिजली, क्यों ना हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और फिर शाम को खिचड़ी बनाकर खाएंगे। बादल, कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल ले आती हूँ। फिर बिजली कवि अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। अरे बिजली, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब है, दाल भी, मिसाले भी, लेकिन चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे घर भी खिचड़ी भेज दूंगी। खिचड़ी, वो भी दाल वाली, मैं जरूर खाऊंगी। ठीक है बिजली, अगर तुम्हारे पास बाकी की चीजें हैं तो चावल मुझसे ले जाओ। 1 प्लेट मुझे भी दे देना, मीना खा लेगी। फिर बिजली कवि खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ, देखो बादल, मैं चावल ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर उस मोटी चोंच वाले से मिर्ची ले आओ और फिर दाल भी किसी से मांग कर ले आना। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, लेकिन मैं किसी तरह से मिर्ची लेकर ही आऊंगा। फिर बादल कव्वा चीकू तोते के घर की ओर जाता है। तोते यार, तेरी भाभी बिजली खिचड़ी बना रही है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मिर्ची नहीं है। क्या तुम्हारे पास मिर्ची है? हाँ कव्वे, मिर्ची तो है मेरे पास, लेकिन वो लाल लाल मिर्ची तो मैंने अपनी होने वाली सासू माँ के लिए रखी है। अरे तोते यार, तुम अपनी होने वाली सासू माँ को फिर कभी मिर्ची दे देना। आज वो मिर्ची मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 प्लेट खिचड़ी की देकर जाऊंगा। ठीक है कव्वे, तो मैं अपनी होने वाली सासू माँ को खिचड़ी दूंगा ताकि वो मेरी चिंकी से जल्दी शादी कर दे। ये लो मिर्ची, लेकिन हाँ, मुझे खिचड़ी देना भूल ना जाना। फिर बिजली कवि बुलबुल के घर से मिसाले मांग लाती है और बादल कव्वा कबूतर के घर जाता है।
क्या हुआ काफे? ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या करने आए हो? कबूतर कबूतर यार, मेरी पत्नी बिजली खिचड़ी बना रही है, लेकिन घर में दाल नहीं थी। अगर तुम मुझे थोड़ी सी दाल दे दो तो एक प्लेट मैं तुम्हें भी खिचड़ी की दूंगा। अरे कबूतर जी, खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, आप कवे को दाल दे दीजिए। लेकिन हाँ कवे भैया, एक प्लेट खिचड़ी मुझे जरूर देकर जाना। हाँ हाँ बबली बहन, जरूर। ऐसे पूरे जंगल से चीजें मांग मांग कर कव्वा और कवि खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। बादल, देखा घर में एक चीज भी नहीं थी, हमने पक्षियों से चीजें मांग मांग कर सारी इकट्ठी कर ली हैं। और सब पक्षी एक प्लेट की लालच में आ गए। कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। खिचड़ी तो खाएंगे मैं और मेरी पत्नी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। मम्मा जाएं और पूछ कर आएं, क्या अभी तक खिचड़ी नहीं बनी? लेकिन मीना बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मा जाएं, ऐसा ना हो कि बिजली आंटी सारी ही खिचड़ी खा जाएं। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर बिजली कवि के घर जाती है। बिजली बहन, क्या बन गए चावल? चिड़िया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं तुम्हारे घर में दे जाऊंगी। नहीं कवि, मैं यहीं बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बिजली बहन मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं खिचड़ी लेने आई हूँ। और मुझसे मिर्ची लाया था कव्वा, मुझे भी एक प्लेट खिचड़ी दो। हाँ चिड़िया बहन, वो मिर्ची खत्म हो गई थी, इसलिए तेरा भाई बादल तोते से मिर्ची ले आया था। तभी बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी आ जाते हैं। और हाँ, दाल हमसे मांग कर लाए थे, हमें भी एक प्लेट खिचड़ी दो। तभी बुलबुल भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मिसालों की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मिसालें तुमसे मांग कर लाई थी बिजली? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सभी पक्षियों के घर से चीजें मांगकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये खिचड़ी हम सब मिलकर खाएंगे। फिर खिचड़ी भी पककर तैयार हो जाती है। जिस चीज की चीजें हैं इस खिचड़ी में वो खाना शुरू करे। फिर बिजली और बादल पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और सभी पक्षी मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। चीकू तोता आज ही उस जंगल में नया आया था। वो बहुत मेहनती था। वो एक पेड़ पर अपना घर बना रहा था। घर बनाने की आवाज सुनकर बादल कव्वा वहाँ आता है। अरे ये क्या तुमने टिक टिक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम चीकू है और तुम देख नहीं रहे मैं अपना प्यारा सा घर बना रहा हूँ। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इस जंगल में मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। ये जंगल का इलाका मेरा है। मैं तुम्हें इस जंगल में अपना घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। अरे कव्वे, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल किसी की जागीर नहीं होता। इस जंगल में सभी पक्षियों को रहने का बराबर हक है। फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अच्छा, तो मोटी चोंच वाले देखते हैं कि तुम इस घर में कैसे रहते हो। मैं तुम्हें अपनी बेइज्जती का मजा जरूर चखा कर रहूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर चीकू तोता अपना काम जारी रखता है। सुबह के समय वो दाने की खोज में चला जाता और फिर बाकी समय अपना घर बनाने में लगा रहता था। चंद दिनों की कोशिश के बाद चीकू तोता अपना घर बना लेता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इस मोटी चोंच वाले को अच्छा सबक सिखाऊं? हाँ, अपने दोस्त उल्लू के पास जाता हूँ। फिर बादल कव्वा अपने दोस्त भूरे उल्लू के पास जाता है। यार उल्लू, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं बादल यार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यार उल्लू, एक मोटी चोंच वाले तोते ने जबरदस्ती मेरे घर के पास अपना घर बना लिया है। तुम तो जानते हो कि इस जंगल का सारा हिस्सा मेरा है। क्या तुम उसे निकालने में मेरी मदद करोगे? हाँ कव्वे, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन उस तोते को वहाँ से कैसे निकालेंगे? उल्लू यार, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम तो जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू हो, तुम जरूर कोई इसका हल निकालोगे। अपनी तारीफें सुनकर उल्लू सोच में पड़ जाता है और फिर उसे एक तरकीब आती है।
आओ कव्वे, मेरे साथ चलो, हम भी देखते हैं कि वो तोता कैसे नहीं जाता। अब हमारी मदद वो सुनहरी चील ही कर सकती है जो दूसरे जंगल में रहती है। फिर भूरा उल्लू बादल कव्वे को लेकर दूसरे जंगल सुनहरी चील के पास जाता है। सुनहरी चील अपनी गुफा के बाहर बैठी हुई थी। अरे उल्लू, आज इतने दिनों के बाद तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुम दोनों डर क्यों रहे हो? आओ बैठो, बताओ क्या बात है? सुनहरी चील, हम यहाँ एक काम से आए हैं। ये मेरा दोस्त कौवा है। अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अच्छा बताओ तो सही, क्या काम है तुम्हारे दोस्त का? सुनहरी चील, कौवे के घर के पास एक तोते ने जबरदस्ती अपना घर बना लिया है। ऊपर से कहता है कि जाओ, जो कुछ करना है कर लो, कि मैं किसी से भी नहीं डरता। अच्छा तो ये बात है, अब तो उस मोटी चोंच वाले तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तुम दोनों अपने घर जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। उधर तोता भी सारा दिन दाने की खोज में बाहर रहता और शाम को अपने घर लौट आता। दूसरे दिन सुनहरी चील उस जंगल में आ जाती है। बादल कव्वा और भूरा उल्लू चील को देखकर बहुत खुश होते हैं। आओ चील बहन, मुझे पता था तुम आज जरूर आओगी। उल्लू, जो काम मैं एक बार ठान लूं उसे जरूर पूरा करके रहती हूँ। अच्छा तो बताओ, कहाँ है उस तोते का घर? फिर बादल कव्वा और उल्लू चील को लेकर तोते के घर की ओर जाते हैं और फिर चील तोते के घर में चली जाती है। चीकू तोता तो सुबह सुबह ही दाना लेने जंगल में निकल गया था। चील तो आराम से तोते के घोंसले में जाकर लेट जाती है। उसे तो वहाँ बहुत आराम मिल रहा था और वो सो जाती है। शाम हो जाती है, चील भी उठ जाती है। ऐसी पुरसकून जगह मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों ना उस तोते को यहाँ से भगाकर मैं ही इस घर में रहने लग जाऊं। चील ऐसा सोचती है। अंधेरा होने से पहले तोता वापस लौट आता है। तोता जैसे ही अपने घर जाने लगता है तो चील बाहर आ जाती है। कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। अगर अंदर आने की कोशिश की तो मार कर खा जाऊंगी। तोता चील को देखकर डर जाता है। तभी बादल कव्वा और उल्लू भी वहाँ आ जाते हैं। चील, तुम सभी पक्षियों से पूछ लो, ये घर मेरा है। अच्छा, तुम ही तो कहते थे कव्वे को कि तुम किसी से नहीं डरते। जो करना है कर लो। अब तुम्हें पता चला था कि ये घर अब मेरा है। अब तुम जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला लो। जाओ, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाली। प्लीज चील दी, ऐसा मत करो। मैंने कई दिनों मेहनत करके ये घर बहुत प्यार से बनाया है। अगर तुम मुझसे मेरा घर छीन लोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बादल कव्वा और भूरा उल्लू दोनों तोते का मजाक उड़ा रहे थे। ओए मोटी चोंच वाले तोते, अब यहाँ से चाहते हो कि ये चील तुम्हें खा जाए? जैसे ही चील आगे बढ़ती है तो तोता वहाँ से उड़ जाता है। कव्वे और उल्लू, तुम दोनों को इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। ऐसे रोता हुआ चीकू वहाँ से चला जाता है। क्यों बादल कव्वे, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जाना चाहें तो अब जा सकती हैं। नहीं कव्वे, अब ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं तो अब यहीं रहूंगी। बादल कव्वे को चील का वहाँ रहना पसंद नहीं आया। तेज बारिश में वो बूढ़ी कव्वी अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है। अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कव्वी अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कव्वी रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती? बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला? चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था।
अब जल्दी से खा लो वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। काको, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कभी दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कभी बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कभी अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कभी को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बूढ़ी कभी भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है, तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कभी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल जी, जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कव्वा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? सोने भी नहीं देती। वो देखो बादल, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कव्वे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली, ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कव्वों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कवि फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कौवे हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कौवे सो रहे हैं। बेटी वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कवि को बता देती है। बेटी ये कौवे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कौवों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो चल रहे थे। बादल जी ये क्या, चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कौवे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कौवा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कौवों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या, ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू ये तो बहुत गलत है, हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे। देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है, शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है, बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा मानो, क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है, अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीद कर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं, अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ बादल जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई है। अरे बादल और बिजली, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है। कुछ ही घंटों में वो सारे पक्षी मिलकर जमीन में सारे बीज बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिशों के पानी से उनके बोए हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे।
ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ लग चुके थे और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है इस आम की। ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ तोते, ये सेब भी बहुत मीठा है। मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा चिड़िया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब पक्षियों को बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं। बिजली और बादल दूसरे पक्षियों को फल खाता देखकर चल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। बिजली, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के। अब उन फलों पर हमारा हक है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। बादल जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। पता है, मैं भी यही सोच रही थी। उन पक्षियों को क्या पता था, बादल कौवा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर दूसरे जंगल ले जाता है और शाम तक सारे फल बेचकर बहुत मुनाफा कमाकर घर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी बादल कौवा ऐसा ही करता है। वो सभी पक्षियों के फल बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत हो गया। अब हम बादल कौवे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ चीकू भैया, हमने ये फलों के पेड़ अपने लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गुस्से में कौवों के पास जाते हैं। अरे ओए बादल के बच्चे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने। अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम सब क्या खाएंगे। हाँ बादल, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखो, ये सारे पेड़ हम पक्षियों के भी हैं। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या। बादल भैया, तुम लालच कर रहे हो। लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे जाओ जाओ, कब से बोले जा रहे हो। हम फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बादल जी को कौन रोकता है फल बेचने से। बिजली बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको पक्षियों, ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है। ऐसा है ना पक्षियों कि मैंने तो अब दूसरे जंगल में अपने फलों की दुकान खोल ली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पक्षी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ ही दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आम के पेड़ के अलावा मैं किसी दूसरे पक्षी के पेड़ को नहीं छूऊंगा। ठीक है बादल भैया, आप आम का पेड़ रख लो, लेकिन याद रखना फिर सब्जियों और किसी भी पेड़ पर आपका कोई हक नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बादल कौवा तो पैसों की लालच में आकर एक पेड़ ले लेता है। अब बादल कौवा रोज अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एक लकड़हारा पक्षी उस जंगल में आता है। अरे वाह, कितने दिनों से आम का पेड़ ढूंढ रहा था। मुझे इसी आम के पेड़ की लकड़ी ही तो चाहिए थी। अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। फिर वो लकड़हारा उस आम के पेड़ को काटने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बिजली कौवी और बादल कौवा अपने पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे बादल जी, हमारा आम का पेड़ कहाँ गया। बिजली, लगता है कोई लकड़हारा हमारा पेड़ काट कर ले गया है। बादल जी, हम तो बस